हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंगलों की कुछ बेहद डरावनी कहानियाँ। आज जो डरावनी घटना मैं आपको बताऊंगा वो सभी अमेरिका के जंगलों में हुई बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी हॉरर स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वैसे अगर आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ और सच्ची रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रियल हॉरर स्टोरीज़ और रियल मिस्ट्री स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। खैर, अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। तो आज जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रोंडा नाम की एक अमेरिकी महिला ने शेयर की है। रोंडा ने अपने साथ हुई 2 डरावनी घटनाएं शेयर की हैं और आगे मैं आपको वो दोनों घटनाएं उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम रोंडा है। मैं अमेरिका के मिजूरी स्टेट में रहती हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई 2 सच्ची डरावनी घटनाएं बताने जा रही हूँ। पहली घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ साल 2011 में मिजूरी स्टेट के मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट में हुई थी। ये घटना डरावनी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय भी थी। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो भयानक घटना बताती हूँ। तो बात यह है कि मैं मिजूरी स्टेट के फ्रेडरिक टाउन नाम के एक छोटे से शहर में रहती हूँ और इस शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर ही मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट भी है। मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है जहाँ पर कई नदियाँ, पहाड़ और घने जंगल भी हैं। ये नेशनल फॉरेस्ट प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और बहुत से लोग यहाँ पर कैंपिंग और हाइकिंग के लिए आते रहते हैं। तो इसी तरह साल 2011 में मैं भी अपने हस्बैंड के साथ इसी नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए आई थी। दरअसल उस समय मेरे हस्बैंड ने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी ताकि हम दोनों भी कुछ दिनों के लिए जंगल में कैंपिंग का मज़ा ले सकें। तो कैंपिंग वाले दिन दोपहर को ही मैं और मेरे हस्बैंड मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट पहुंच गए थे। फिर वहां पहुंचकर हमने कैंपिंग के लिए एक सही जगह ढूंढी और फिर उसी जगह पर हमने अपना कैंप भी लगा लिया। हमने अपना कैंप जंगल के उस हिस्से में लगाया था जहां पर लोग खास तौर से कैंपिंग करने ही आते थे। मैं आपको बता दूं कि हर नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए कुछ खास जगह तय होती हैं जिन्हें कैंप डेजिग्नेटेड एरिया कहा जाता है। इन जगहों पर टेंट लगाने के लिए सपाट ज़मीन और टॉयलेट वगैरह की भी बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। हालांकि कुछ लोग इन जगहों पर कैंप न लगाकर जंगल के काफ़ी अंदर कैंप लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को टेंट लगाने के लिए सपाट ज़मीन ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है और साथ ही उन्हें टॉयलेट की भी सुविधा नहीं मिलती है। खैर, हमने अपना कैंप उस जंगल के एक कैंप डेजिग्नेटेड एरिया में लगाया था, इसीलिए हमें कैंपिंग के लिए सही जगह आसानी से मिल गई थी और साथ ही हमारे टेंट से थोड़ी दूरी पर ही टॉयलेट की भी सुविधा थी। तो टेंट लगाने के बाद हमने रात को कैंप फायर जलाने के लिए पास के जंगल से ही कुछ लकड़ियां भी जमा कर ली। इसके बाद रात होते ही हमने अपने टेंट से थोड़ी दूरी पर कैंप फायर भी जला ली। कैंप फायर जलाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड उस कैंप फायर के पास बैठकर आपस में बातें करने लगे। रात के समय सुनसान जंगल के पास आग जलाकर बैठना बहुत ही सुकून देने वाला एहसास होता है। इस रोमांचक एहसास को आप शब्दों में नहीं बता सकते, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खैर, फिर हमने कुछ समय कैंप फायर के पास बैठकर बात की और इसके बाद हम खाना खाकर अपने टेंट में आकर सो गए। फिर सोने के बाद रात को 1 बजे अचानक से मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर जब मैं उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगी तब मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को भी साथ चलने के लिए जगा लूं, लेकिन उनको गहरी नींद में सोता देख मुझे लगा कि शायद उन्हें नींद से जगाना सही नहीं होगा, इसीलिए मैं अकेले ही टॉयलेट के लिए चली गई। मैं आपको बता दूं कि उस कैंप ग्राउंड का टॉयलेट हमारे टेंट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था और वहां तक जाने का रास्ता भी जंगल से होकर जाता था। वैसे भी वो पूरी जगह जंगल में ही थी, इसलिए वहाँ आसपास जंगल होना बहुत ही नॉर्मल बात थी। खैर, फिर मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर टॉयलेट की तरफ जाने लगी। फिर जब मैं टॉयलेट की तरफ जा रही थी तभी मैंने महसूस किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। दरअसल मैं जानती थी कि रात के समय भी जंगल के अंदर इतना ज़्यादा सन्नाटा नहीं होता है, क्योंकि रात के समय भी कीड़े मकोड़ों और कुछ पक्षियों की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन उस समय वहाँ पर बहुत ही अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वो सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी हों। वो सन्नाटा बहुत ही अजीब था
लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मैं बस चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। फिर कुछ ही देर में मैं टॉयलेट पहुंच गई और फिर टॉयलेट करके जब मैं वापस अपने टेंट की तरफ जाने लगी तभी मुझे जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ऐसी थी जैसे कोई पतली और लंबी सी लाइट बड़े से गोल आकार में चमक रही हो। इतनी रात में जंगल के बीच उस रोशनी को देखकर मैं बहुत हैरान थी। वो रोशनी दिखने में किसी नॉर्मल लाइट या कैंप फायर जैसी नहीं लग रही थी। उस रोशनी को देखकर मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। न जाने क्यों मेरा मन उस रोशनी के नज़दीक जाने का कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोशनी मुझे अपने पास खींच रही हो। खैर फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं उस रोशनी को अच्छे से देखने के लिए उसके पास जाने लगी। फिर जब मैं उसके थोड़ा नज़दीक पहुंची तब मैंने देखा कि वो रोशनी एक बड़े गोल दरवाजे की शेप में चमक रही है और साथ ही उसके अंदर बिल्कुल घना अंधेरा भी छाया हुआ है। वो चीज़ दिखने में किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे या किसी रहस्यमय पोर्टल जैसी लग रही थी। उस पोर्टल को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी दूसरी तरफ कोई अलग और बहुत ही अंधेरी दुनिया है। उस पोर्टल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। खैर फिर मैं वहीं खड़ी होकर उस पोर्टल को बहुत ध्यान से देखने लगी, लेकिन फिर मेरे देखते ही देखते वो चीज़ अचानक से गायब हो गई। उस पोर्टल के गायब होते ही जंगल का माहौल भी नॉर्मल हो गया। अब जंगल में कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की आवाज़ें भी आने लगी थीं। ये घटना बहुत ही रहस्यमय थी और इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी रह गई थी। ये सब मुझे किसी सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कोई सपना हो, लेकिन मैं जानती थी कि ये कोई सपना नहीं है। खैर उस चीज़ के गायब होते ही मैं भी वहाँ से भागते हुए सीधा अपने टेंट की तरफ आ गई। फिर अपने टेंट में आकर मैं चुपचाप सो गई। रात को मैंने इस घटना के बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इस घटना के बारे में जानकर परेशान हो जाएं। लेकिन फिर अगली सुबह मैंने इस घटना के बारे में अपने हस्बैंड को भी बता दिया। फिर जब मैंने ये घटना अपने हस्बैंड को बताई तब पहले तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने बहुत सीरियस होकर उन्हें वो पूरी घटना डिटेल से बताई तब वो भी समझ गए कि सच में मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ है। खैर इस घटना के बाद वो रहस्यमय पोर्टल मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। तो ये थी मेरे साथ हुई वो पहली रहस्यमय घटना, और अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुई एक और बहुत ही भयानक घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ साल 2015 में हुई थी। ये घटना भी मेरे साथ मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट के पास ही हुई थी। खैर अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ। तो ये बात साल 2015 के जुलाई महीने की है। तब एक बार मेरी मम्मी की तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मम्मी ने अपनी तबीयत के बारे में खुद फ़ोन करके मुझे बताया था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना चाहती थी ताकि सही समय पर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं। मैं आपको बता दूं कि कई साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरी मम्मी अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी, और यही वजह है कि मैं टाइम निकालकर अपनी मम्मी की देखभाल भी करती रहती थी। खैर जिस समय मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी उस समय मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, वो अपने काम पर गए हुए थे और घर पर सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे ही थे। मेरे दोनों बच्चों में से एक की उम्र 4 साल और दूसरे की 6 साल थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे, इसलिए मैं उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हमारे पास 2 कार हैं, जिनमें से एक मेरे हस्बैंड चलाते हैं और दूसरी मैं चलाती हूँ। खैर फिर मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कार से मम्मी के घर की तरफ निकल गई। मेरी मम्मी का घर मेरे घर से 170 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक जाने का रास्ता भी मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट के पास से होकर गुजरता है। तो मैं दोपहर को 3 बजे कार लेकर निकली थी और मम्मी के पास पहुँचने में मुझे लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगने वाला था। खैर फिर 3 घंटे तक ड्राइव करने के बाद मैं मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट के पास वाली सड़क पर आ गई। ये सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई है और साथ ही इस सड़क पर गाड़ियाँ भी बहुत ही कम चलती हैं। मैं शाम को 6 बजे उस सड़क पर पहुँची थी और ना जाने क्यों उस सड़क पर आते ही मेरी कार अपने आप ही अचानक से बंद पड़ गई। तब कार के बंद पड़ते ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। उस समय मैं सोच रही थी कि आखिर इस मनहूस कार को भी इसी समय ख़राब होना था।
मैं जानती थी कि मुझे जल्द से जल्द मम्मी के पास पहुंचना होगा, वरना उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एक तरफ मेरी कार बंद पड़ गई थी और दूसरी तरफ मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हुआ जा रहा था। खैर, फिर कार बंद पड़ने के बाद मैं दोबारा से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। मैं बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जब मेरे कई बार ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई, तब मैं थक हार के कार से बाहर निकल आई। फिर बाहर आकर मैं कार का बोनट खोलकर देखने लगी कि आखिर कार में अचानक से क्या खराबी आ गई है। मैं टॉर्च जलाकर कार के बोनट में खराबी ढूंढ रही थी कि तभी मुझे सड़क किनारे जंगल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जंगल के अंदर से चलता हुआ मेरे पास आ रहा हो। उस समय तक अंधेरा होना भी शुरू हो गया था, इसलिए उस आवाज़ से मैं थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ के जंगलों में कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। खैर, फिर उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमा दी जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी। फिर उस आवाज़ की तरफ टॉर्च घुमाते ही मैंने देखा कि वहाँ पर कोई बड़ा सा जीव खड़ा है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो जीव किसी जानवर की तरह 4 पैरों पर नहीं, बल्कि इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। उस जीव की कदकाठी बहुत ज़्यादा थी। वो कम से कम 8 फुट लंबा लग रहा था और उसकी आंखें भी गहरी लाल रंग की थीं। उस जीव को देखकर पहले तो मुझे यही लगा कि शायद वो कोई भालू है, क्योंकि उस एरिया में भालू भी पाए जाते हैं और साथ ही भालू भी कभी कभी 2 पैरों पर खड़े होकर इंसानों की तरह चल लेते हैं। लेकिन जब मैंने कुछ देर तक उस जीव को देखा, तब मुझे समझ आया कि वो तो बिल्कुल किसी इंसान की तरह चलता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा है। ये देखकर मैं समझ गई कि वो जीव कोई भालू नहीं हो सकता, क्योंकि भालू 2 पैरों पर इंसान की तरह नहीं चल पाते हैं। खैर, फिर जब उस जीव को मैंने अपनी तरफ आता देखा, तब मैं जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ गई। फिर कार के अंदर जाते ही मैंने कार के सभी दरवाजे लॉक कर दिए और खिड़की के शीशे भी ऊपर चढ़ा दिए। इसके बाद मैं कार के अंदर से ही टॉर्च जलाकर उस जीव को देखने लगी। फिर मेरे देखते ही देखते वो जीव मेरी कार के एकदम नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद जब मैंने उस जीव को सही से देखा, तब मुझे समझ आया कि वो कोई भालू नहीं, बल्कि कुछ और ही भयानक जीव है। दरअसल जब वो जीव मेरी कार के नज़दीक आया, तब मैंने देखा कि वो 2 पैरों पर चलने वाला कोई बड़ा सा भेड़िए जैसा जीव है। उस जीव का पूरा शरीर लंबे और काले बालों से ढका हुआ था। उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही उसका शरीर भी बहुत ही तगड़ा और मजबूत था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं, और साथ ही उसके पंजे भी बहुत नुकीले नाखूनों वाले थे। वो जीव किसी हॉरर फिल्म में दिखाए गए वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था। वैसा जीव मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। खैर, फिर मेरी कार के पास आकर वो जीव बहुत ही भयानक तरीके से गुर्राने लगा। वो जीव इतनी भयानक तरह से गुर्रा रहा था कि उसके गुर्राने से मेरी पूरी कार कांपने लगी थी। उस जीव की गुर्राहट सुनकर मेरे दोनों बच्चे भी डर से रोने लगे थे। फिर जब वो भयानक जीव कार के पास खड़ा होकर गुर्रा रहा था, तभी कुछ देर बाद ही उसी के जैसा एक और भयानक जीव भी जंगल से निकलकर मेरी कार के पास आ गया। अब वहाँ पर उस जैसे एक नहीं बल्कि 2 भयानक जीव थे। उन जीवों को देखकर मुझे लगने लगा था कि शायद आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसके बाद मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। फिर जब मैं कार स्टार्ट कर रही थी, तभी उनमें से एक जीव ने कार की छत पर जोर से अपना हाथ मारा। उसके ऐसा करते ही मेरी पूरी कार हिल गई और साथ ही कार की छत पर एक बड़ा सा डेंट भी पड़ गया था। उस जीव के कार पर हाथ मारने से मैं डर के मारे चीख पड़ी थी। उस समय मुझे लगने लगा था कि शायद अब वो जीव मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेंगे। उस टाइम मैं डर के मारे रोने लगी थी। खैर, फिर मैंने भगवान को याद करते हुए फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और अब की बार मेरे चाबी घुमाते ही कार स्टार्ट भी हो गई। फिर कार के स्टार्ट होते ही मैं फ़ौरन ही कार को भगाकर वहाँ से निकल गई। इसके बाद मैं कार लेकर सीधा अपनी मम्मी के पास पहुँची। उस समय तक मेरी मम्मी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गई। इसके बाद कुछ दिन तक मैं मम्मी के साथ में ही रही
और उनकी देखभाल करती रही। मम्मी की देखभाल करने के दौरान ही मैंने अपने हस्बैंड को भी मेरे साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में बता दिया। खैर फिर जब कुछ दिनों में मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, तब मैं वापस अपने घर आ गई। तब घर आकर मैंने अपने हस्बैंड को फिर से पूरी डिटेल के साथ उस घटना के बारे में बताया। जब मैंने अपने हस्बैंड को उस घटना के बारे में बताया था, तब वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरे हस्बैंड जानते थे कि मैं उनसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि खुद मेरे दोनों बच्चे भी इस घटना के गवाह थे। मेरे साथ हुई ये घटना बहुत ही भयानक थी और इस घटना के बाद मैंने उस रास्ते से आना जाना भी बहुत ही कम कर दिया था। इस हादसे के कई महीनों बाद मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये घटना पोस्ट की थी और तब कुछ लोगों ने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मुझे डॉगमैन नाम के एक क्रीचर के बारे में बताया था। फिर जब मैंने डॉगमैन पर रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि अमेरिका के जंगलों में डॉगमैन जैसा ही जीव सच में कई बार देखा जा चुका है। जब से मुझे ये बात पता चली है, तब से मुझे जंगलों से डर लगने लगा है। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत की 2 हॉरर स्टोरीज़ और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो थॉमस नाम के एक शख्स ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम थॉमस है। मैं अमेरिका के टेक्सास स्टेट के एल पासो नाम के एक शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। जो डरावनी घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2001 में हुई थी और उस समय मैं सिर्फ 13 साल का था। खैर अब मैं आपको वो पूरी घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2001 की है। तब एक बार रात के समय मेरे पापा हमारे पूरे परिवार को आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। दरअसल मेरे पापा एक बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान हैं और वो हमेशा से अपने परिवार को बहुत ही प्यार करने वाले रहे हैं। इसके साथ ही पहले मेरे पापा की एक आदत थी कि वो अक्सर रात को डिनर के बाद हम सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। तो इसी तरह साल 2001 की एक रात को 11 बजे मेरे पापा हमारे पूरे परिवार को साथ लेकर आइसक्रीम शॉप गए थे। दरअसल उस समय हमने खाना खाया था और खाने के बाद सभी लोगों का मन कुछ मीठा खाने और घूमने का हो रहा था। इसीलिए मेरे पापा हम सबको लेकर आइसक्रीम शॉप गए थे। मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरा एक छोटा भाई और हमारे मम्मी पापा, हम सिर्फ 4 लोग ही हैं। तो घटना वाली रात को 11 बजे हम सब मेरे पापा के साथ कार से आइसक्रीम शॉप गए थे। फिर वहाँ जाकर हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम सब वापस से घर की तरफ आने लगे। फिर जब पापा हम सबको घर ले जा रहे थे, तभी मेरे छोटे भाई ने उनसे कहा कि पापा हमें थोड़ा घूमना भी है, हम सीधे घर नहीं जाना चाहते। मेरे भाई की ये बात सुनकर पापा ने कार अपर वैली की तरफ घुमा ली। मैं आपको बता दूं कि अपर वैली हमारे शहर एल पासो के पास मौजूद एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ और काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। वो जगह प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है और यही वजह है कि अक्सर ही लोग वहां पर घूमने फिरने आते रहते हैं। खैर फिर मेरे भाई के इतना कहने पर पापा ने कार अपर वैली की तरफ घुमा दी। फिर हम सब कार से घूमते हुए वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का मज़ा लेने लगे। अपर वैली में एक बड़ी सी नहर भी बहती है और पापा कार लेकर उस नहर के पास भी गए थे। लेकिन जब हम लोग उस नहर के पास पहुँचे, तब हमने देखा कि उस नहर के किनारे पर एक औरत हाथ में लैंप लेकर टहल रही है। इतनी रात में उस औरत को नहर के किनारे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। इसके अलावा वो औरत दिखने में भी काफ़ी अजीब लग रही थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उसका पूरा शरीर एक सफ़ेद रंग की रोशनी से चमक भी रहा था। वो औरत किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही थी। खैर फिर उस अजीब औरत को देखकर मेरे पापा ने अपनी कार रोक दी। हमारी कार और उस औरत के बीच तकरीबन 50 मीटर की दूरी थी। उस समय वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस औरत के शरीर से निकल रही रोशनी की वजह से हम उसे इतने अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहे थे। खैर फिर कुछ देर तक हम उस औरत को कार के अंदर से ही देखते रहे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो भी पलटकर हमारी तरफ देखने लगी। फिर हमारी तरफ पलटने के बाद ही वो औरत बहुत ज़ोर से चीखते हुए सीधा हमारे पास आने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो ज़मीन पर चलते हुए नहीं
बल्कि हवा में तैरते हुए हमारे पास आ रही थी। फिर ये सब देखते ही मेरे पापा ने बहुत स्पीड से कार भगा ली। इसके बाद हम सीधा अपने घर पर आकर रुके। इस घटना से मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत डर गए थे। इस घटना के बाद से पापा दोबारा कभी रात के समय अपर वैली नहीं गए। कई सालों बाद जब मैंने इस घटना के बारे में पापा से बात की, तब उन्होंने मुझे बताया कि उस रात सफ़ेद कपड़े पहनी जिस रहस्यमयी औरत से हमारा सामना हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि ला लरोना थी। ला लरोना मैक्सिको और उसके आसपास की एक बहुत ही फेमस घोस्ट एंटिटी है। ये उस औरत की आत्मा है जिसने अपने पति की बेवफाई से दुखी होकर खुद अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 रियल हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।